वेलकम टू मैथ्स विद इसाक। मैथ्स विद इसाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 18 है। तो इस लेक्चर 18 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये है टॉपिक का नाम, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। तो अगर आप इस चैनल से इस कोर्स की जो है प्रिपरेशन है करना चाहते हैं तो आप अभी जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए। तो चलिए अब हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एट्रीब्यूट। तो इस एट्रीब्यूट को हम कैसे समझते हैं, चलिए पहले इसी को देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी जगह जाते हैं किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है और इसी प्रॉब्लम को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। अब डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जब हम कलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, कलेक्शन, तो उस कलेक्शन के लिए हमारे पास वेल डिफाइंड पैरामीटर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरामीटर्स होने चाहिए कि हम किस आधार पे हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो कभी कभी जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास किसी क्वालिटी को भी इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे कि जब हम सेंसस करते हैं तो वो लोग जो है जो सेंसस के लिए हमारे घर आते हैं वो हमें कहते हैं कि आपके घर में क्या कोई हैंडीकैप्ड है, ठीक है, हैंडीकैप्ड है कोई। तो अगर हैंडीकैप्ड है तो वो इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर तो किसी क्वालिटी को जब आप डेटा कलेक्ट करने के समय इसको इंक्लूड करोगे तो उस क्वालिटी को हम इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट अब क्या होता है, एट्रीब्यूट एक क्वालिटी होती है या दूसरे में हम इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो या तो एक क्वालिटी होती है या हम दूसरे अल्फाज में इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी जो हम इंक्लूड करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के समय, ठीक है। तो डेटा को कलेक्ट करने से में हम इसको इंक्लूड करते हैं ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है उसी एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट की जो लिटरल मीनिंग है वो यही है, ठीक है। अब देखिए, जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो कलेक्शन के समय, ठीक है, हमारे पास क्या यूनिट है जो हम इस एट्रीब्यूट को मेजर कर सके। क्योंकि जब हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है रुपीज़ होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि किसी इंसान के पास 1,00,000 रुपये हैं, ठीक है। सो 1,00,000, इसके पास 1,00,000 रुपीज़ है। तो ये जो रुपीज़ हम देते हैं इसको हम कहते हैं यूनिट। या हम अगर दूसरी में ऐसा कहेंगे कि जो वाटर होता है तो वाटर को हम कैसे मेजर करते हैं कि हमारे पास 2 लीटर की जो वाटर क्वांटिटी है, तो ये जो लीटर है इसको हम यूनिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है ये एट्रीब्यूट जो है, ये वर्ड जो है एट्रीब्यूट यानी कि जो क्वालिटी को दर्शाता है, इसको हम, अगर आपने सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट ये है, ठीक है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखिए फॉर एग्जांपल हमें किसी जगह जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो अगर हमें ब्लाइंड्स को देखना हो, ब्लाइंड
ब्लाइंडनेस को देखना होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लाइंड है ना, तो ये ब्लाइंड जो है आपस में अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक ऐसा नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट, आप इसको देख नहीं सकती, ठीक है। सो अंधापन किसको नज़र आता है? अंधापन जो होता है तो वो तो एक इंसान में होता है, लेकिन आप इसको देख नहीं, इसको टच नहीं कर सकती। सो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग इन दैट सेंस कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो एट्रीब्यूट है हम इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते। अब जब हम इसको मेजर नहीं कर सकते तब हम एट्रीब्यूट में हमें इसको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना फिर पड़ेगा? फिर हम इतना देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन में जाएंगे, पर्टिकुलर रीजन में जब हम जाएंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन में हम देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स जिनमें कोई एट्रीब्यूट जो है वो होगा, या नंबर ऑफ पर्सन्स जिनमें वो एट्रीब्यूट ना हो। हम इतना ही कर सकते। क्यों? देखिए, जब हमारे पास एट्रीब्यूट के लिए कोई यूनिट ही नहीं हो, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसी अंदाज में जब हम किसी एरिया में जाएंगे और रिसर्च करने के लिए हमारे पास जो डेटा इकट्ठे करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेटा कलेक्ट करने के समय हम इतना कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स है हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि कितने पर्सन्स को ये क्वालिटी है और कितने पर्सन्स को ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एब्सेंस, या हम कहेंगे प्रेजेंस। तो किसी एट्रीब्यूट की एब्सेंस या प्रेजेंस को हम डेटा कलेक्ट करने के समय इसी को इंक्लूड करते हैं, इसी को अपना यूनिट मान लेते हैं। हम किसी पॉपुलेशन में जाते हैं और ऑनेस्टी को देखते हैं, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस इंसान के पास 1 लीटर की ऑनेस्टी है, मत कह सकते हैं। इसी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते इसके पास 1 kg ऑफ ऑनेस्टी है, ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो इतना भी नहीं कह सकते कि इस इंसान के पास 1 मीटर की ऑनेस्टी है। तो ये सभी जो है गलत है, ठीक है। तो हम बस यही इसमें जो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो है यही कि एब्सेंस, और दूसरा जो हमारे पास है वो है प्रेजेंस, ठीक है। तो इन्हीं 2 यूनिट्स के आधार पर हम इस एट्रीब्यूशन थ्योरी को यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं और कोई एक क्वालिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं। एक तो हमारे पास डेटा है, अब डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, और प्लस इसके साथ अब हमारे पास एक क्वालिटी रखनी है, ठीक है, क्वालिटी रखनी है। अब क्वालिटी कैसे रखेंगे इसमें? जब हम इसमें क्वालिटी रखेंगे और इस स्टडी को डेटा कलेक्शन प्लस क्वालिटी, ठीक है, प्लस एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं, तो इस प्रोसेस में जब हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स को इंक्लूड ना करें, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ठीक है, तो इसमें हमारे पास वर्ड आ रहा है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो जब हम इस क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को नहीं कर सकते, ठीक है, और हम बस क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, तो इस थ्योरी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो आपने समझा कि थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम क्या करते हैं, डेटा को लेते हैं और इस डेटा को इंटरडिपेंडेंट रखते हैं इस क्वालिटी पे, ठीक है। तो वो एनालिसिस जिसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और क्वांटिटेटिवली इस क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस एनालिसिस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जो स्टडी हमारे पास आती है उस स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 2 क्लासेस अब यहाँ बनते हैं। एक होता है जिसमें एब्सेंस हो और जिसमें प्रेजेंस हो। तो हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होंगे। अब यूनिट्स क्या है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मैन, ये एक यूनिट है,
ठीक है, या एनिमल कोई होगा, ये भी एक यूनिट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है फिर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास जो है यूनिट्स होंगे। इन यूनिट्स के बारे में हमें क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है अब, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं पर्टिकुलर इस एरिया में डेटा कलेक्ट करने के लिए जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक चीज़ तो पता है कि इसमें मेरे पास दो पहलू है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस एरिया में जो है कोई एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट A1 फॉर एग्जांपल इसमें है, और ये जो बाकी एरिया बचता है इसमें एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं मानता हूँ फॉर एग्जांपल A2। तो A1 वो है जिसमें एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, और A2 जो है वो एरिया है जिसमें एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो डेटा है ना, उसकी क्लासिफिकेशन जो है इन टर्म्स ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ही होगी, ठीक है। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन की तरह देखते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यही बेसिस बनता है फिर आगे स्टडी के लिए, ठीक है। तो एक क्लास हमारे पास जो बनता है, वन क्लास जिसमें है जो प्रेजेंट होता है, जिसमें एट्रीब्यूट जो है वो प्रेजेंट होता है, और दूसरा क्लास जो है, सेकंड क्लास जो है, इसमें क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रेजेंट वाले केस को हम जब डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ, जब हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को, तो इस प्रेजेंट वाले को हम लिखते हैं ए से, ठीक है। और जो एब्सेंट वाला होगा ये हम लिखते हैं अल्फा से। तो ये रिलेटेड है पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे। तो किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए हम जो है एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब वो एरिया जिस सेक्शन में हमारे पास पर्टिकुलर एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो, तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो हमारा एक क्लास बनाता है, और दूसरा क्लास वो जिसमें पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्लासेस अब बनते हैं। तो यहाँ से हम इस क्लास को हम नाम देते हैं पॉजिटिव क्लास, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्लास, और इस क्लास को हम कहते हैं नेगेटिव क्लास, इसको हम कहते हैं नेगेटिव क्लास, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, कभी कभी हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट नहीं लेना होता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ, मेरे पास है फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ये एक क्वालिटी है जो कि मुझे डेटा में इंक्लूड करना है, और दूसरा मुझे क्या है, ब्लाइंड। अब ये ब्लाइंडनेस, ठीक है। सो ऑनेस्टी और ब्लाइंडनेस मेरी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मुझे किसी एरिया में जाके जो है जब डेटा कलेक्ट करूँगा, इन दो प्रॉपर्टीज़ को मुझे वहाँ इंक्लूड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे यहाँ से डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। अब देखिए, ऑनेस्टी जो है मैं एस से डिनोट करूँगा, और ब्लाइंडनेस जो है मैं बी से करूँगा। अब एक क्लास वो होगा जिसमें ऑनेस्टी ही होगी, दूसरा वो होगा जिसमें ब्लाइंड ही होंगे, ठीक है, प्रेजेंट होगा, ब्लाइंडनेस जो है प्रेजेंट होगी, तो ये पॉजिटिव क्लास होगा। जिसमें ब्लाइंडनेस ना हो वो हमारे पास नेगेटिव क्लास बनेगी। अब देखिए, ये हमारे पास पॉजिटिव, अब इनके नेगेटिव क्लासेस क्या बनेंगे, वो जिसमें ऑनेस्टी ना हो और जिसमें ब्लाइंडनेस ना हो, तो बन गया हमारे पास चार क्लासेस। अब और चार क्लासेस हम देखेंगे कि वो क्या बनेंगे। अब देखिए, वो जो ऑनेस्ट है लेकिन ब्लाइंड नहीं है, ऑनेस्ट है लेकिन ब्लाइंड नहीं है। अब दूसरा क्या बनेगा, जो ऑनेस्ट नहीं है लेकिन ब्लाइंड है, ठीक है, तो ये तीसरा बनेगा। अब ये दूसरा बनेगा। अब इसी तरीके से हम तीसरा भी बना सकते हैं, जिसमें जो कि हमारे पास ऑनेस्ट भी नहीं हो और ब्लाइंड भी नहीं हो, और चौथा हमारे पास वो होगा जो ऑनेस्ट भी होंगे और ब्लाइंड भी होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 क्लासेस बनते हैं, ठीक है। तो इन 8 क्लासेस में हम देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस, पहले इसको देखते हैं कि नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हमारे पास 8 है वो कैसे आते हैं, कि हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे पास सिर्फ जो है 2 एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, तो 2 एट्रीब्यूट्स है। तो एक बात यहाँ से गौर करने वाली है कि
जो यहाँ पर हम ए और अल्फ़ा लेते हैं, ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं फिर हम इस पे आते हैं फिर से। तो यहाँ पर ए है और अल्फ़ा है, तो दूसरा इसमें जो है वो टोटल पॉपुलेशन होगी। अब दूसरा क्लास अब क्या बनेगा, टोटल पॉपुलेशन का, उसको हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी टोटल पॉपुलेशन जो है वो एन आ जाएगा, वो भी एक जो है डिफरेंट क्लास जो कि एंटायर क्लास को जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एन जो है, अब देखिए इसमें हमारे पास कितनी क्लासेस आते हैं, इसमें हमारे पास 3 क्लासेस आते हैं और इसमें हमारे पास जो है 9 क्लासेस आते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे पास अगर एक एट्रीब्यूट होता है तो कितनी क्लासेस होंगे, अगर 2 एट्रीब्यूट होंगे तो कितनी क्लासेस होंगे, और अगर 3 एट्रीब्यूट होंगे तो कितनी क्लासेस होंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है 3 टू द पावर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो दैट इज इक्वल, अगर एक एट्रीब्यूट होगा तो इसका 3 टू द पावर 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। और इसी तरीके से अगर 3 टू द पावर, अगर 2 एट्रीब्यूट होंगे तो पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 एट्रीब्यूट्स होंगे तो बन जाएगा 3 टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 9, दैट इज 9 इंटू 3 इज 27। तो हमारे पास 27 क्लासेस बनेंगी। तो इसमें हमारे पास ये एन को भी जो है इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास हमने ये सीखा कि हमारे पास पॉजिटिव क्लासेस बनते हैं और नेगेटिव क्लासेस बनते हैं, और इसमें हमारे पास एक तीसरा क्लास भी बनता है, वो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो हमें ऑनेस्टी रखी थी, इस ऑनेस्टी को अगर हम लिखेंगे एच से, फॉर एग्जांपल ए से, ठीक है, जिनमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो अल्फ़ा जिनमें प्रेजेंट नहीं है। सो इसमें इट इज़ प्रेजेंट जिसमें ऑनेस्टी प्रेजेंट है, और अल्फ़ा जो है जिसमें एब्सेंट हो। इसी तरीके से हमने लिया था ब्लाइंडनेस, ठीक है, क्या लिया था, ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस के लिए हम लेंगे दूसरा एट्रीब्यूट बी, और इसमें हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट है, और इसी तरीके से हम लेंगे बीटा जो कि एब्सेंट होगा। तो कि क्या क्लासेस बनेंगी, अब पहला क्लास होगा ये ए, दूसरा होगा बी, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में होगा अल्फ़ा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में होगा हमारा बीटा, ठीक है। तो और क्या बनेगा, ये बन गई 4। अब हमारे पास है ए बी, ये वो क्लास है जिसमें ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तीसरा हमारे बनेगा ए बीटा, जिसमें ए प्रेजेंट है लेकिन बी जो है प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास बनेगा अल्फ़ा बी, ए प्रेजेंट नहीं है, ए प्रेजेंट नहीं है और बी प्रेजेंट है। इसी तरीके से हमारे पास बनेगा अल्फ़ा बीटा, ना तो ए प्रेजेंट है और ना तो बी प्रेजेंट है, ठीक है। तो बन गई 8, और लास्ट में हमारे पास जो है वो एन, जो एंटायर पॉपुलेशन को डिनोट करता है। तो जो हमारे पास यहाँ क्लास है ना ए बीटा, तो इसको हम कहते हैं क्लास ऑफ कंट्रैरी, क्लास ऑफ कंट्रैरी, क्लास ऑफ कंट्रैरी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास अल्फ़ा बी होगा, इसको हम कहते हैं क्लास ऑफ कंट्रैरी, ठीक है। अब देखिए क्यों, इसमें ए है लेकिन बी नहीं है, एक है और दूसरा नहीं है, तो इन क्लासेस को हम कहते हैं क्लास ऑफ कंट्रैरीज। अब इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा बीटा को हम क्या कहेंगे, ना तो ए है और ना तो बी है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव क्लास, ठीक है, नेगेटिव क्लास कहेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है जो जो होंगे ये ए बी, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे पॉजिटिव क्लासेस, ठीक है। सो पॉजिटिव क्लास, ये हमारे पास पॉजिटिव क्लास है, इतना तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम बिल्कुल जो है एक इजी वे में जा रहे हैं ताकि आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखिए जब हम इन चीज़ों की जो है जो जब स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा में इंक्लूड करना होता है प्रेजेंस, नंबर ऑफ पर्सन्स, क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स एब्सेंट, ठीक है,
जो कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स जिनमें क्वालिटी जो है प्रेजेंट होगा, और जो पर्सन्स है जिनमें एब्सेंट होगा, ठीक है, उनका हमें यहाँ से नंबर लिखना होता है, ठीक है। तो उस नंबर को स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, देख लीजिए। अगर हमारे पास ए है, ठीक है, ये एक क्लास है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ से मैंने लिखा 10, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ऑनेस्टी है, जिसको मैंने ए से डिनोट किया था, तो ये कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ ऑनेस्ट पर्सन जो है वो 10 है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ अल्फा इज इक्वल टू 2, तो वो पर्सन जो ऑनेस्ट नहीं है वो 2 है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं तीसरा लिखूँ ए बीटा, और यहाँ से ब्रैकेट्स डालूँ, तो ये बन जाता है एक क्वांटिटेटिव नंबर, ठीक है, क्वांटिटेटिव नंबर। तो वो लोग जिनमें ऑनेस्टी प्रेजेंट है लेकिन एब्सेंस है क्या? ब्लाइंडनेस, वो होंगे फॉर एग्जांपल 20। तो ये हमारे पास जो है एक क्वांटिटेटिव नंबर आता है। तो ये वो कह रहा था मैं कि हम प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर नंबर ऑफ पर्सन्स को जो है काउंट करते हैं, और इसी को फिर हम अपने डेटा में, स्टैटिस्टिक डेटा में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमें डेटा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में हमें दरकार होती है। हम क्वालिटी को वहाँ कैसे जो है मेजर कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको समझ में आया होगा। तो वो एट्रीब्यूट, वो क्लास जिसमें प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो क्लास जो जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम नेगेटिव क्लास कहेंगे। और वो क्लास जिसमें दोनों एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा और दूसरा प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम कहेंगे क्लास ऑफ कॉन्ट्रैरी, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो है फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हम जो है यहाँ से मेंशन कर ही लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अब फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला है, देखिए ये मेरे पास ए है, ठीक है। अब ए का मतलब क्या है कि ऑनेस्ट पर्सन्स कितने हैं। ऑनेस्ट पर्सन्स कितने होंगे? देखिए, एक तो वो लोग होंगे जो ऑनेस्ट होंगे और ब्लाइंड भी होंगे, क्योंकि इसमें ऑनेस्ट लोग आते हैं, ठीक है। तो ये तो आता है, इसमें हमें देखना है नंबर ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स को जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, पहले हमें वो देखना है वो लोग जो ऑनेस्ट है और बी जो है और ब्लाइंड हो। इससे दूसरे से हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये ए जो है ये प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस हम करेंगे इसको ए वो लोग जो ऑनेस्ट है लेकिन ब्लाइंड नहीं है, ठीक है। बस इतना ही है जो हमारे पास ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट लोग वो होंगे जो ऑनेस्ट होंगे लेकिन ब्लाइंड नहीं होंगे, और दूसरा जो ऑनेस्ट होंगे और ब्लाइंड भी होंगे। यही हमारे पास नंबर ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स निकलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखूँ, जो ए है वो हमारे पास होता है ए बी प्लस ए बीटा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको लिखता हूँ ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा। आया समझ? तो यहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ जो है यहाँ से मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ क्लासेस। अब इसी तरीके से अगर हम बी को भी लिखते हैं, ठीक है, चलिए बी को भी लिखते हैं, इससे समझ आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी ये तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास बी प्रेजेंट है, और ए प्रेजेंट हो या ना हो उससे हमें लेना देना नहीं है। अब दूसरे में हम बी तो लेंगे और यहाँ हम अल्फ़ा करेंगे, क्योंकि हमने ए वाला जो जिसमें प्रेजेंट है वो पहले हमने लिया है, और हम यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर हम इसको लिखेंगे तो बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? सो इट इज़ ए बी प्लस दिस इज अल्फ़ा बी, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो है इसकी फॉर्मूलाज बनती है। इसी तरीके से इन द सिमिलर वे हम अल्फ़ा को भी यहाँ से निकाल सकते हैं। हम अल्फ़ा को भी निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा का मतलब वो अल्फ़ा बीटा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे वो पर्सन्स दिखने हैं जिसमें अल्फ़ा की दरकार हो, अल्फ़ा
और बीटा प्लस अल्फ़ा तो लेना ही है, अब बीटा की जगह मैं बी लिखूँगा, ठीक है। अब ये तो बस ऐसे ही हो जाएगा, फिर ईजी है। बीटा इज इक्वल टू दिस इज अल्फ़ा बीटा अगेन प्लस, अब बीटा को प्रेजेंट रखना है तो इसका मतलब ए मैं यहाँ रखूँगा और बीटा को मैं यहाँ रखूँगा। ये मेरे पास फॉर्मूलाज बनते हैं, 4 फॉर्मूलाज। इनको आपको याद रखना है क्योंकि आगे हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे ये उनमें जो है हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हम यहाँ से इन फॉर्मूलाज को यहाँ से देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, जब हमने 2 एट्रीब्यूट्स लिए थे, ठीक है, फॉर 2 एट्रीब्यूट्स जब हमने लिए थे तो हमारे पास जो क्लासेस बनते थे वो ये थे। हमारे पास बना था ए, बना था बी, इनकी नेगेटिव्स अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इनको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्लासेस। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर क्लासेस। और इसके बाद हमारे पास जो बनते थे ए बी, ठीक है, और यहाँ से बनता था हमारा ए बीटा, ठीक है, और यहाँ हमारा था अल्फ़ा बीटा और यहाँ हमारा था अल्फ़ा बी। तो ये हमारे पास बन गए सेकंड ऑर्डर क्लास, ठीक है। तो ये है सेकंड ऑर्डर क्लासेस। अब लास्ट में हमारा बनता है एन, ठीक है। एन जो है एंटायर पॉपुलेशन को डिनोट करता है, इसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर क्लास, ठीक है। सो ज़ीरो ऑर्डर क्लास, एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना है कि हमारे पास जो है किस टाइप के क्लासेस बनते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर क्लास, सेकंड ऑर्डर क्लास और ज़ीरो ऑर्डर क्लास बनते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो होगा 2, और इसी को हम कहते हैं अल्टीमेट ऑर्डर क्लास। क्या कहते हैं? अल्टीमेट ऑर्डर क्लास, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अल्टीमेट ऑर्डर क्लास, क्योंकि ये वो क्लास होता है जिसकी जो ये ऑर्डर जो है वो सबसे बड़ा होता है, और इसी को हम कहते हैं अल्टीमेट ऑर्डर क्लास। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टीमेट ऑर्डर क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने जो है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे हमने इंट्रोडक्टरी जो है एक टॉपिक दिया है, जिसकी इंट्रोडक्शन हमने थोड़ी सी आज कवर कर दी। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ आपके लिए ताकि आपको जो ओवरव्यू हो जाए इसका। पहले हमने देखा कि ये जो एट्रीब्यूट होता है कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? सो डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो कलेक्शन के समय हमारे पास क्या होता है, हमें किसी क्वालिटी को भी लेना पड़ता है। इसी क्वालिटी को लेने के लिए हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स में नाम है वो है एट्रीब्यूट, और इस एट्रीब्यूट को हमें इंक्लूड करना पड़ता है डेटा में। जैसे कि ऑनेस्टी हुआ, ठीक है, जैसे कि हमारे पास हेल्दी पीपल हुआ, मतलब हेल्दी, जैसे हमारे पास हुआ ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ हमारी आती है जिनको हम जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो ऑनेस्टी है, हेल्दी है, ब्लाइंडनेस है, ये हमारे पास क्वालिटीज़ है। अब स्मोकिंग भी इसी तरह है, एक क्वालिटी एक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, कितनी स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो यही हमने आज पढ़ा कि थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट हमारे पास, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रिसर्च वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी से हमारे पास जो हमारी रिसर्च मतलब होता है, उस रिसर्च को जब हम अगर दूसरे एंगल पे लेना चाहते हैं तो इस डेटा में हमें क्या करना पड़ता है, क्वालिटी को इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तब जाके हमारे पास जो एनालिसिस बनती है, जो डिटेल्ड एनालिसिस फिर हम करते हैं, वो जो हमारे पास जब आउटकम लास्ट में निकलता है, ठीक है, वो फिर हमारे पास मुफीदमंद साबित होती है, क्योंकि हमने डेटा को फिर इसमें रिस्ट्रिक्ट किया होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट, जितना हम डेटा को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना डेटा हमारे पास कम मिलेगा। उर्दू में मैंने लिखा इसको, ठीक है, कम लिखा मतलब लेस हमारे पास डेटा मिलेगा। तो जितनी हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे डेटा पे, उतना हमारा डेटा जो है वो
जो है कम होता जाएगा और मोर सोफिस्टिकेटेड वे में वो हमारे पास जो डेटा है वो रिलायबल बन जाएगा, ठीक है। और इसी डेटा के आधार पर हम अपनी जो वर्क है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो इसका पार्ट 2 आ जाएगा, उसमें हम इसके नेक्स्ट देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन अ वेरी सिंपल वे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सके। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।